Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 9 the living organisms characteristics and habitat। इसे क्या पढ़ते हैं? Characteristics। ओके, the living organisms यानी कि जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एनिमल है, प्लांट्स हैं, जिसकी भी हम बात करते हैं तो लिविंग जीव जंतु भी आप कह सकते हैं, जीवित जीव जंतु, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और वो कहाँ रहते हैं। हैबिटेट मीन्स जिस जगह पे वे रहते हैं, वास या निवास स्थान हम उनका कह सकते हैं। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, तो जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या किस जगह पे कैसी कैसी जगह पे वो हमें मिलते हैं। क्या ऐसा होता है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में मिलते हैं, मिड डेजर्ट में भी मिलते हैं, स्नो में भी मिलते हैं और नॉर्मल लैंड में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो नाउ let's start our chapter. Paheli and Pujo went on vacation to many places of interest। तो पहेली और बूझू की जब वैकेशंस थी तो हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कितनी जगह वो गए थे, है ना, घूमने के लिए गए थे। जहाँ जहाँ उनको घूमने में इंटरेस्ट था, जहाँ जहाँ वो जाना चाह रहे थे, उन सारी जगहों पे वो घूम आए। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि हमारे उत्तराखंड में ही है ना। तो पहेली और बूझो कहाँ गए? एक ऐसा ही ट्रिप उनका घूमने के लिए कहाँ गया था? रिवर गंगा, गंगा नदी के पास, जो कि ऋषिकेश के पास जो गंगा नदी है, वहां वो लोग घूमने गए। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। वो जो हिमालय के जो माउंटेन्स थे वहां क्या हुए, वहां वो चढ़े, मतलब कि वो उन्होंने वहां चढ़ने की कोशिश करी। रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, वहाँ पे किया होगा उन्होंने। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ पे बहुत ठंड थी, क्योंकि पहाड़ों में तो ठंड होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। लेकिन उन्होंने देखा कि इतनी ठंड में भी बहुत सारे वहाँ पे को ट्रीज प्रेजेंट है, मतलब कि ऐसे मौसम में ऐसी जगह में भी वहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट थे, जैसे कि ओक्स के ट्री थे। ओक का ट्री नॉर्मली बलूत का पेड़ इसे कहा जाता है, पाइन चीड़ का पेड़ एंड देवदार के पेड़ उन्होंने देखे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। तो वो तो प्लेन्स में रहते हैं ना, तो घूमने के लिए पहाड़ आए थे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से बहुत अलग टाइप के पेड़ उनको इन माउंटेन्स में, यानी कि ऋषिकेश के जो पहाड़ थे, जो पहाड़ों में जहाँ वो गए थे क्लाइंबिंग करने, वहाँ उन्हें नजर आए। इन येट अनदर ट्रिप, दूसरे ट्रिप में दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। और एक ट्रिप तो ये था, बहुत ठंड वाली जगह में गए। दूसरा ट्रिप उनका कौन सा था? राजस्थान का ट्रिप। राजस्थान की भूमि कैसी होती है बेटा? रेतीली होती है ना, तो वहाँ डेजर्ट, जो बहुत गर्म रेगिस्तान उसे कहा जाता है, तो वहाँ बहुत गर्म था, रेतीली भूमि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसलिए वो किस में बैठ के गए, फिर कहाँ घूमे थे? कैमल्स की हेल्प से वो घूमे, कैमल में बैठे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। इस ट्रिप से उन्हें बहुत सारे उन्होंने कलेक्ट किए कैक्टस के पौधे, कैक्टस के अलग अलग टाइप के प्लांट्स उन्होंने देखे। और कैक्टस नागफनी भी जैसे कहा जाता है, आपने यहाँ भी कहीं कहीं जगह देखा होगा, कांटे वाला। यहाँ तो क्या मतलब उस तरीके का होता है, कांटे वाला जो दिखता है ना, उस तरीके का ये होता है। तो फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। उसके बाद वो कहाँ गए? पुरी, ओडिशा में है ना पुरी, वहाँ गए और वहाँ वो सी बीच में घूमे। उसके बाद डॉटेड विद कैजुरेनिया ट्री, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? कैजुरेनिया ट्री, यानी कि ये ना एक इसकी स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया में है। और पता है वो उसकी ना सारी की सारी लीव्स एक साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसा वो दिखता है। तो कैजुरेनिया ट्री उन्होंने देखा, वहाँ ट्रीज वहाँ पे को उन्होंने देखे, कहाँ? पुरी में। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स। तो जब ये सारे फन को, मतलब बहुत मजे इन्होंने किए इन ट्रिप्स में, सभी ट्रिप्स में, अ थॉट स्ट्रक दम, लेकिन एक थॉट उनके दिमाग में आया कि बहुत सारी मेमोरीज, अच्छी अच्छी मेमोरीज उनके साथ थी, लेकिन साथ ही साथ एक दिमाग में एक थॉट भी उनका टकराया, थॉट भी आया कि ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इन्होंने, उनके दिमाग में आया कि कितने सारी जगह हम घूम गए और सभी के सभी क्या थे? एक दूसरे से बहुत अलग थे, है ना। अलग अलग जगहें थी, अलग अलग वेदर था, अलग अलग ट्रीज, अलग अलग एनिमल्स उन्होंने देखे।
तो बोल रहे हैं कि सम वर कोल्ड, कुछ जगह ऐसी थी जो ठंडी थी, सम वेरी हॉट, जो कि बहुत हॉट और ड्राई, जहाँ सूखा था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड उमस टाइप वाले वो थे, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, उसके बावजूद भी वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि क्रिएचर्स, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो देखा नहीं होगा, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स उन्होंने देखे अलग अलग टाइप के ऑफ वेरियस काइंड. ओके, नाउ they tried to think of a place of earth where there may not be any living creature. तो अब उनके दिमाग में आया कि क्या अर्थ में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं. तो वो सोचने की कोशिश करने लगे कि हमारी पृथ्वी में यानी कि हमारे अर्थ में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर्स नहीं रहते हैं. बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर एज हिज होम. तो बूजो ने स्टार्ट किया अपने घर के आसपास वाली जगह से सोचना, मतलब कि उसको लगा कि क्या पता हमारे घर के आसपास ना रहते हो, है ना. तो इनसाइड द हाउस, अब उसने सबसे पहले वो अपने घर के अंदर गया, मतलब कि घर के अंदर के बारे में उसने सोचा कि मेरे घर के अंदर. ही ट्राइड द कबर्ड, उसने कबर्ड खोले, कबर्ड, वहां से वो कबर्ड की तरफ गया. उसने सोचा कि कबर्ड में चेक करता हूँ कोई छोटा मोटा एनिमल्स तो नहीं, इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है यहाँ. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर. तो उसने सोचा कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. कबर्ड तो सबके पास होता है ना, कबर्ड जो होता है, अलमारी वगैरह जो होती है, तो वहां पे आपने देखा, उसने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, है ना. मतलब वो यही तो सोचा था, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कोई लिविंग क्रिएचर नहीं मिलेगा. तो ऐसा ही सोच के उसने क्या किया, कबर्ड को ढूंढा और उसको लगा कि कबर्ड मुझे तो मेरा आंसर मिल गया है, कबर्ड में तो कोई भी लिविंग क्रिएचर मुझे नहीं मिलेगा. तो ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड. तो लेकिन उसके लिए शॉकिंग था, उसको कबर्ड के अंदर क्या मिला, एक छोटा सा स्पाइडर. स्पाइडर मीन्स मकड़ी. तो उसकी छोटी सी मकड़ी उसको उसके अंदर मिल गई. फिर उसके बाद उसने कहा चलो अब इससे अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैं घर के बाहर ढूंढता हूँ. सॉरी, आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी there did not seem to be any place he could think of that did not have living creature of some kind or the other. घर के अंदर तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब कि ऐसी जगह कोई नहीं मिली जहां पे कि वो कह सके कि यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है या लिविंग क्रिएचर नहीं है. तो उसने सोचा कि चलो घर के बाहर ट्राई करता हूँ. तो घर के बाहर भी उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे कि वो कह सके यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर नहीं रहता है ना. तो जैसे फिगर 9.1 देखो, घर के बाहर इसको ये दिखा होगा, ये भेड़ दिखा होगा, बकरी, लोग दिखे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्रीज है, बर्ड्स उड़ रही हैं, तो इतने सारे लिविंग क्रिएचर्स उसे दिख गए, है ना. तो बोल रहा है पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. तो पहेली क्या करने लगी, पहेली सोचने लगी और पढ़ने लगी दूर दूर वाली चीजों के बारे में. ठीक है, तो बहुत दूर दूर वाली जगहों के बारे में वो सोचने लगी. सी रीड दैट पीपल फार इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज. जब वो पढ़ रही थी तो उसको पढ़ते पढ़ते एक बुक में उसे ऐसा मिला कि मतलब इवन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो वोल्केनोज होते हैं ना, वोल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी. तो उसने ये पढ़ा कि इवन ज्वालामुखी के अंदर भी लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं, या ज्वालामुखी या वोल्केनोज के आसपास भी लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्या था, ये पहेली ने ये पढ़ा. तो चलिए जानते हैं कि उतनी गर्मी में, ओपनिंग में, ज्वालामुखी की ओपनिंग में इतना गर्म लावा निकलता है, तो वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं. तो सोचो कितना स्पेशल टाइप का वो होता होगा, कितना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होता होगा, कितनी विशेषताएं उसमें होती होंगी ना. तो आगे देखते हैं, हमें आगे क्या दिया है, organisms and the surroundings where they live. organisms यानी कि प्लांट एंड एनिमल, और उनके आसपास का वातावरण जहां पर वो रहते हैं. ओके,
अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली, एक और विचार जो पहेली के दिमाग में आया, जो पहेली ने सोचा, एंड बूझो, पहेली और बूझो पे, वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। तो उन्होंने कहा अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सोचने लगे उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जहाँ वो घूमने गए थे, तो वहाँ पे जो उन्हें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखे थे उन्होंने जब वो घूमने गए थे, कैसे कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, कैसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके बारे में वो सोचने लगे। ठीक है, तो बोल रहे कि द डेजर्ट हैड कैमल, उन्होंने कहा कि जब रेगिस्तान में गए थे राजस्थान तो वहां उन्होंने ऊंट देखा था। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, तो माउंटेन्स में याक थी, गोट थी। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, ऐसे ही पूरी में भी कुछ अदर क्रिएचर्स है, जैसे उन्होंने क्रेप्स देखा, और साथ ही साथ ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश, बीच में उन्होंने क्रेप्स देखे और वेराइटी अलग अलग टाइप की फिशेस देखी जो कि फिशरमैन पकड़ रहे थे। एट द सी के आसपास फिशरमैन उन्होंने देखा था कि जब वो पूरी गए थे कि फिशरमैन जो थे वो समुद्र के आसपास से अलग अलग टाइप की फिशेस को कलेक्ट कर रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक ant that were present in all these different location। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स देखे जो सारी जगह प्रेजेंट थे, जैसे कि आंट्स। उन्होंने देखा कि आंट्स डेजर्ट में भी प्रेजेंट है, आंट जो है ह्यूमिड एरिया में भी प्रेजेंट है, ऋषिकेश में भी प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। उन्होंने देखा कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर्स भी होते हैं जो सभी जगह प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट हैं। ओके, The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the our regions। तो वो सोचने लगे कि जो अलग अलग जगह में हमें जो प्लांट्स दिखे थे वो जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो रीजन है, वहाँ से बहुत अलग थे। What about the surrounding? Now turn your page and open your page number 80. What about the surrounding? इन दीज डिफरेंट रीजन्स, तो ऐसा क्या है उस जगह के आसपास, ऐसा क्या है इन रीजन्स में, क्या अलग है, क्या स्पेशलिटी वहाँ पे है। वर दे द सेम, तो क्या वो रीजन सेम है, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल हैं क्या वो सेम है, वो सराउंडिंग जो था उसके आसपास का जो वातावरण है, जो मौसम है, मौसम में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट जो है, क्या वो सेम है या अलग अलग है। तो वो उसके जानने के लिए चलिए पहले एक्टिविटी 1 पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जंगल से। तो थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो हम क्या किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जंगल की, और जंगल में मिलने वाले जितने भी टाइप के प्लांट्स होंगे, जितने भी टाइप के एनिमल होंगे, उनके बारे में हम सोचते हैं। मतलब अगर हम जंगल गए तो जंगल में हमें क्या क्या दिख सकता है, शेर, टाइगर, कैट, जंगली गोट्स भी हमें दिख सकती है, जंगली बफेलो भी हमें दिख सकती है ना, वाइल्ड एनिमल सारे दिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें दिख सकते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना है। ठीक है, लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। टेबल 9.1 नीचे आपको दी गई है, उसमें आपको फिल करना है एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर शोन इन द टेबल। तो आपने जिस हिसाब से टेबल में दिया है, जैसे कि फॉरेस्ट में कौन कौन से दिखेंगे आपको, माउंटेन्स में कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखेंगे, डेजर्ट में कौन कौन से दिखेंगे, सी में कौन कौन से दिखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन है तो वहाँ कौन कौन से एनिमल दिखेंगे, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल 9.1। तो आप एग्जाम्पल्स भी जो पीछे जो इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल देंगे, अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल आपको मिले हैं उसके हिसाब से भी आप इस चैप्टर के जो टेबल 9.1 इस चैप्टर में मिलने वाले जो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं, अलग अलग जगह के ऑर्गेनिज्म जो कि आगे आपको मिलेंगे, तो उसके हेल्प से भी आप इस टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है, डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से और टीचर्स के साथ आप इसे डिस्कस कर सकते हैं टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। ओके, you can also consult many interesting books in libraries that talk of animal। और साथ ही
ही साथ आप अपने स्कूल लाइब्रेरी से बहुत सारी ऐसी बुक्स आप पा सकते हो जिसमें कि एनिमल्स के बारे में बताया गया हो, प्लांट्स के बारे में बताया गया हो, एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन्स में मिलने वाले मिनरल्स के बारे में आप उनमें पढ़ सकते हैं। ओके, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, ट्राई कीजिए कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स को, और बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल, ट्राई कीजिए कि इस टेबल में आप बड़े से लेके छोटे से लेके जितने भी टाइप के होते हैं उतने टाइप के प्लांट्स और एनिमल को कलेक्ट कर सको या फिल कर सको। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स, तो किस टाइप के ऑब्जेक्ट हमें फाइंड होंगे जो शायद एनिमल और प्लांट्स में नहीं आते हैं। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स, जैसे शायद हो सकता है कि ये वो पार्ट हो जो कि क्या है, सूखी हुई पत्तियां हो सकती है। और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स, बोन्स भी हो सकते हैं, मतलब कि वो हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो और उसके बाद उनका बोन ही बोन हमें मिले, है ना। We may also find some different kind of soils and pebble, हमें अलग अलग टाइप की मिट्टी और अलग अलग टाइप के लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट, बुरादा या कंकड़ वगैरह हमें मिल सकते हैं। पेबल मीन्स कंकड़ या गुटिका भी इसे कहा जाता है, छोटे छोटे लकड़ी के पार्ट्स हम कह सकते हैं, ये भी हमें मिल सकते हैं। Water in the ocean may have salt discovered in it as discussed in chapter 5, तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि ओशन का जो वाटर होता है सॉल्टी वाटर होता है ना। तो ओशन का जो वाटर होता है क्या होता है, सॉल्टी होता है। As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1, तो जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितने भी आप पढ़ते रहेंगे उनको आप इसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है, देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट में मैंने, ये आप अपने हिसाब से फील करेंगे, मैंने ये हमारे अपने हिसाब से, ठीक है, आप खुद के अपने भी कर सकते हो। इन फॉरेस्ट में ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स, ऑब्जेक्ट, माउंटेन्स में देवदार, मतलब कि फॉरेस्ट में ट्रीज, कौन कौन से ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स में कौन कौन से, देवदार, डेजर्ट में हमें क्या देखने को मिला था, जानवरों में कैमल, सी में हमें क्या देखने को मिला, फिश। ऐसे ही फॉरेस्ट में एनिमल, बर्ड्स, ऑब्जेक्ट देखने को मिले थे। माउंटेन में पाइन ट्री या गोट देखने को मिलता है। डेजर्ट में कैमल, कैक्टस, सैंड, स्नेक सारे देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही फिश, शैल, ऑयस्टर एंड क्रैब हमें सी में देखने को मिलता है। और कोई और मिलता है तो कहीं और जगह कोई और मिलता है तो वो भी आप इसे फिल कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टेबल as we travel through many more interesting places, तो ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे फिल भी करते जाएंगे। हालांकि ये फिल किया हुआ है तो दोबारा से फिल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने तो फिल नहीं किया है ना। तो फॉरेस्ट में हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं ना। तो नाउ हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, अब हम बात करते हैं किसकी, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, है ना, और एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलता, यानी कि जिस जगह पे वो रहते हैं उसके हिसाब से कैसे अनुकूलन उनमें आता है या कैसे उसकी तरह वो एडजस्ट खुद को करते हैं। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 में जो भी प्लांट और एनिमल आपने लिस्ट किए उनसे आपको क्या पता चला। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, क्या आपने देखा कि उनकी बहुत ज़्यादा वेराइटी प्रेजेंट है। Look at what you have entered in column for the desert and column for the sea in table 9.1, तो अपनी टेबल 9.1 खोलिए और देखिए कि आपने डेजर्ट के लिए और सी के लिए आपने क्या फिल किया है। तो मैंने डेजर्ट के लिए कैमल, कैक्टस, सैंड, स्नेक, फिश, सेल, ऑयस्टर, क्रैब मैंने सी के लिए किया है और डेजर्ट के लिए कैमल, कैक्टस, सैंड एंड स्नेक किया है। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए आपने क्या फिल किया। तो डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम, यस आई हैव लिस्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। सो तो बोल रहा है क्या आपने इस टेबल में डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को दो कॉलम में आपने लिस्ट किया है। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है इन दीज टू रीजन। तो चलिए जानते हैं। इन द सी, अगर हम समुद्र की बात करें,
Plants and animals are surrounded by saline or salty water. Saline means salty, नमकीन या खारा पानी. तो जो सी है, जो समुद्र है, वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं. मोस्ट ऑफ दैम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर. उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं. देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. जबकि डेजर्ट की अगर हम बात करें, रेगिस्तान की अगर हम बात करें, तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. वहां पे पानी बहुत कम होता है. इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. तो दिन के टाइम पे रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इस वजह से बहुत गर्मी रहती है. जबकि नाइट के टाइम पे उतना ही ठंडा होता है, क्योंकि रेत उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है. रेतीली भूमि होती है ना रेगिस्तानों की, तो इसलिए वहां पे दिन के टाइम पे बहुत गर्मी और रात के टाइम पे बहुत ठंडी होती है. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. तो ऐसे एनिमल एंड प्लांट्स, ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो कि डेजर्ट में रहते हैं, तो वो किसमें, जो डेजर्ट में मिलते हैं वो कहाँ रहते हैं? रेतीली मिट्टी में, और साथ ही साथ उसी हवा में अपने आसपास की सराउंडिंग से वो सांस लेते हैं. ओके. The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions. तो समुद्र का एनवायरनमेंट, रेगिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, एक दूसरे से बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे, और इसी अलग अलग सराउंडिंग की वजह से हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग टाइप के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स इन दोनों ही रीजन में मिलते हैं. यानी कि सी में अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल मिलेंगे, डेजर्ट में अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल मिलेंगे. Isn't it? Let us look at the two very different kind of organisms from the desert and the sea. चलिए जानते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन बिल्कुल एक दूसरे से अलग एनिमल्स हैं जो कि एक डेजर्ट में मिलता है और एक सी में मिलता है. तो अ कैमल एंड अ फिश. राइट. कैमल कहाँ मिलता है हमें? डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में हमें मिला. राजस्थान में आप पहली और बुझो देख के आए थे ना. एंड अ फिश. फिश मीन्स मछली. तो मछली तो रह नहीं सकती रेगिस्तान में, क्योंकि उसे तो पानी की जरूरत है, जबकि रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम होता है ना. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन. तो वहाँ इतना गर्म होने के बावजूद, इतना ड्राई होने के बावजूद, तो कैमल की बॉडी ऐसी बनी रहती है कि वो डेजर्ट वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, या उस कंडीशन में खुद को जिंदा रख सकता है ना. कैमल हैव लॉन्ग लेग्स. कैमल के बड़े बड़े पैर होते हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. तो कैमल के बड़े बड़े पैर होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं कि जो सैंड में, वहाँ की जो रेत है, रेत की जो गर्माहट है, उसकी जो गर्मी जो निकलती है उससे दूर, बॉडी से दूर रखने का काम वो करते हैं, बॉडी तक नहीं पहुँचने वो देते हैं. जैसे कि फिगर 9.2 में दिखाया. देखो पेड़ पैर कितने बड़े बड़े हैं, उसके बाद उसका जो बॉडी पोर्शन है वो इतने ऊपर है, तो यहाँ से ये क्या कर देता है? रेत की गर्माहट वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं इसके पैर. ठीक है. दे एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. वो यूरिन भी बहुत कम यूरिनेशन उनमें होता है. ठीक है. क्योंकि पानी नहीं होता है इतना, तो बॉडी इसीलिए बनी है, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो यूरिन में भी तो वही होता है ना. हालांकि वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से यूरिनेशन भी कम होता है. देयर डंग इज ड्राई. उनका जो गोबर होता है बहुत सूखा सा होता है, ड्राई होता है. एंड दे डू नॉट स्वेट. उनको कभी भी पसीना नहीं आता है. सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. जबकि जो कैमल्स हैं, जो ऊंट है, उनकी बॉडी में बहुत कम पानी का लॉस होता है. सो दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. तो उनको आदत है बिना पानी के रहने की. तो जो ऊंट होता है ना, उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. तो ये बहुत दिनों तक बगैर पानी भी सर्वाइव कर सकता है. ओके. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. तो चलिए जानते हैं अलग अलग टाइप के फिश के बारे में. सम ऑफ दीज आर शोन इस फिगर 9.3. 9.3 में देखिए कितने अलग अलग टाइप की फिशेस दी हुई है ना. ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये यहाँ अलग है, ये अलग है. कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ गोल्डन है, कुछ ऑरेंज टाइप की हमें नजर आ रही है. तो
वही कहा गया है, लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3 देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश। तो हमने देखा कि बहुत सारे टाइप की फिशेज हमें देखने को मिलती है, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। हालांकि अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की तो हमने देखी, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि उनकी बॉडी का शेप एक जैसा है? भले ही वो कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई कैसे ही हो, बॉडी का शेप सभी का क्या है? सेम है। all the ones shown here have the streamline shape। तो इस शेप को क्या कहा जाता है? that we discussed in chapter 8। तो हमने chapter 8 में जो डिस्कस किया, streamline shape means आगे से क्या होना? आगे और पीछे से चौड़ा होना और बीच से वाइड होना, यानी कि नैरो इन फ्रंट एंड बैक एंड वाइड इन मिडिल पोर्शन। तो इस बॉडी को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी और स्ट्रीमलाइन शेप। ओके, बर्ड्स में और फिशेस में पढ़ा था ना हमने ये। तो बोल रहा है दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर। तो फिश का यही शेप होता है जिस वजह से फिशेस पानी के अंदर आसानी से मूव कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। फिश हैव स्लीपर स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। तो फिश की बॉडी में स्लीपरी स्केल भी होती हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट रहती है। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द, कुछ इस तरीके से स्केल्स होती है बेटा, ऐसे 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 देखा होगा ना, फिश की बॉडी में ऐसा कुछ प्रेजेंट रहता है, तो इन्हें स्केल कहते हैं। दीज स्केल protect the fish and also help in easy movement through water। ये स्केल्स क्या करते हैं? ये स्केल फिश को तो बचाते ही बचाते हैं, उसका प्रोटेक्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं? इजी मूवमेंट, पानी में इसका मूवमेंट इजी हो जाए वो उसके लिए भी इंश्योर ये करते हैं। ठीक है, वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जैसे कि हमने देखा चैप्टर 8 में हमने पढ़ा कि जो फिश होती है उनके पास फ्लैट फिन होती है और साथ ही साथ उनके पास टेल होती है जो कि उनको पानी के अंदर बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है और साथ ही साथ उसको तैरने में हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। फिश की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट रहते हैं और इनकी बॉडी के जो गिल्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब कि जो गिल्स होती है वो अलाउ करती है किसको? पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाने के लिए। ओके, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, वैसे इनके क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। फिशेज में लंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, फिशेज में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वी सी दैट द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। हमने देखा कि कैसे जो फिश है उसके फीचर्स उसको हेल्प कर रहे हैं, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको हेल्प कर रही है कि वो क्या करे? पानी के अंदर इजीली रह सके। एंड द फीचर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। साथ ही साथ एक कैमल है, उसका जो फीचर है वो कैसा है कि वो डेजर्ट में ही रह पाए या डेजर्ट में ही रहे, है ना। तो अलग अलग जगह में रहने वाले अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके रहने की, उनके खाने की, तो उन सभी के क्या एडेप्टेशंस क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, है ना। नाउ we have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth। हमने तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक बहुत वाइड वैरायटी है एनिमल्स की और प्लांट्स की, अर्थ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए अभी। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन सभी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में से वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो इन सभी में से जितनी भी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने देखे या हम पढ़ते हैं, हम देखेंगे, हम फाइंड कर पाएंगे कि कुछ स्पेशल या कुछ फीचर्स ऐसे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो उनको जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस जगह पे नॉर्मली वो मिलते हैं, उस जगह में रहने लायक उनको बनाते हैं। कौन? उन एनिमल्स की बॉडी में जो फीचर्स प्रेजेंट है। उन एनिमल्स की बॉडी में अगर फेदर्स प्रेजेंट हैं, लेग्स हैं, जो भी है, हेयरी अपीयरेंस है, तो जो भी है वो उन सभी को क्या करता है? उस जगह में रहने लायक बनाता है। ठीक है,
द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, तो कुछ जो प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर और कुछ स्पेशल हैबिट विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो कुछ ऐसी फीचर्स या कुछ ऐसे हैबिटेट जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं ताकि वो जिस जगह पे नेचुरली जो पैदा होता है, जिस जगह पे होता है वहां पे वो सर्वाइव कर सके, तो इसी जगह को या इसी पैटर्न को क्या कह दिया जाता है, एडेप्टेशन। ठीक है। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling। तो dwelling means निवास स्थान, जहाँ पे वो रहते हैं। तो जो adaptation होता है, adaptation means अनुकूलताएं। तो अनुकूलताएं जो होती हैं किसी भी organism से, organism differ depending on their places of dwelling, जहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब से वो अलग अलग होती है। डेजर्ट में रहने के लिए dwelling अलग होगी, डेजर्ट में रहने वालों का अलग होगा, कोल्ड वाटर में रहने वालों का अलग होगा, बहुत ह्यूमिड वाली जगह रहने वालों का अलग होगा, है ना। तो बोला दैट इज वाई अ फिश कैन नॉट लीव आउट द वाटर। इसी वजह से फिश जो होती है, हमारी मछलियां जो होती है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती हैं क्योंकि उसका अलग फीचर है। एंड अ कैमल कैन नॉट लीव इन द सी। अब कैमल सी में नहीं रह पाएगा, है ना। कैमल भी तो सी में नहीं रह पाता है क्योंकि उसकी बॉडी का फीचर वैसा होता ही नहीं है, पानी में रहने वाला बना ही नहीं है, जबकि फिश सिर्फ पानी में रहने वाली बनी हुई है। आया ना समझ में। Now the place where organism live is called habitat, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी organisms रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, habitat कहा जाता है ना। habitat means a dwelling place और a home। तो habitat का मीनिंग क्या होता है, निवास स्थान और घर, home। The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organism। तो जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करता है खाना, मतलब कि जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पे खाने की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, एयर वहां पे प्रेजेंट रहता है, रहने के लिए जगह होती है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म को वो उसको अपने घर के आसपास मिल जाता है। तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। तो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जो कि एक ही जैसे हैबिटेट में रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या दोनों एक ही जैसी कैपेबिलिटी में एक ही जैसी जगह में रह पाते हैं। जैसे कि जिस जगह अभी हम यहाँ पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, रह तो पा रहे हैं ना सभी के सभी। तो बोला द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी कि ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि लैंड में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि हम लोग भी तो लैंड में रहते हैं ना, लैंड में ही तो घर बनाते हैं हम अपना, जमीन में तो घर बनाते हैं ना हम लोग हैं। कुछ एनिमल डॉग, कैट हैं, ये सभी के सभी किस नाम से जाने जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो ये हैबिटेट, ये जगह जो होती है रहने की, उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के जो एग्जांपल है वो क्या है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन। तो इसी टाइप का हैबिटेट हमारे फॉरेस्ट हमें देखने को मिला, ग्रासलैंड देखने को मिला, डेजर्ट है, कोस्टल है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे साइड, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड, नाउ टर्न योर पेज, प्लांट एंड एनिमल्स that live in water are called aquatic habitat। तो दूसरी साइड ऐसे एनिमल और प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, पानी में ही रहने के लिए वो बने हुए रहते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उस जगह को क्या कह देते हैं, aquatic habitats। ओके, aquatic habitats। एंड आगे, लेक्स, रिवर एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट के यानी कि पानी में जो निवास स्थान है, जहाँ पे पानी में जो रहते हैं, उनका एग्जाम्पल कौन है, लेक्स है, रिवर है, ओशियंस हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, लाइक बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं हैबिटेट में। जैसे कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट अलग चीज है, ग्रासलैंड अलग है, डेजर्ट अलग है, कोस्टल्स अलग है, माउंटेन रीजन अलग है, जो कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है। ओके। The organisms, both plants and animals living in a habitat are is biotic component। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जो कि जिंदा हैं,
लिविंग इन अ हैबिटेट, और जिंदा हैं और साथ ही साथ एक विशेष स्थान में वो रहते हैं, एक निवास स्थान उनके पास है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक भी इन्हें कहा जाता है. ओके, द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इज द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूटेड्स एबायोटिक कंपोनेंट. तो इसके दूसरी साइड जैसे सॉइल है, वाटर है, रॉक्स चट्टाने हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के. ठीक है. आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट. तो सनलाइट से मिलने वाली जो हीट है वो बायोटिक होती है या एबायोटिक होती है, मतलब कि वो जिंदा होती है या जैविक होता है या अजैविक होता है ना, ये आपको बताना है. We know that some plants grow from seed. हमें पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बीज से उगते हैं. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young one. तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में, कुछ अबायोटिक फैक्टर यानी कि जो जिंदा नहीं है उन फैक्टर के बारे में, और उनका इफेक्ट सीड पे पड़ने वाला उनका इफेक्ट जब वो मैच्योर होने लगता है उस टाइम पे की हम बात करते हैं. ठीक है. तो देखिए, इससे पहले कि हम एक्टिविटी 2 करें, हमें इस बॉक्स में कुछ दिया गया है, उसकी हम बात करते हैं. ठीक है. There are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help. तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक छोटे ही टाइम से चेंज हुए हों. हेल्प दैम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन सराउंडिंग्स. तो हेल्प कीजिए बोल रहा है, टाइम टू टाइम हेल्प दैम एडजस्ट, उनको एडजस्ट करने में हेल्प कीजिए अपने आसपास. फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लिव इन द प्लांट, अगर हम प्लांट्स में रहते एंड सडनली गो थ्रू द हाई माउंटेन रीजन, तो सॉरी प्लांट्स नहीं बेटा, प्लेन्स. सपोज कीजिए कि हम पहाड़ों में नहीं रहते, प्लेन्स में रहते, मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स मीन्स मैदानी क्षेत्र. ठीक है. अगर हम मैदानी क्षेत्रों में रहते और अचानक से हमें माउंटेन रीजन यानी कि पहाड़ों में आना पड़ता, तो वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. तो वहाँ पे को हम फील कर सकते हैं कि सांस लेने में हमें परेशानी हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज करने में हमें परेशानी हो रही है फॉर सम डेज, सब कुछ दिनों के लिए. वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई टेम्परेचर. जब भी हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारी सांसें फूलने लगती हैं, है ना. तो क्या वही ये बोल रहा है कि वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई टेम्परेचर, हाई माउंटेन. तो माउंटेन में ऊपर, बहुत ऊपर होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी और छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ओके. तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज. तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, एडजस्ट कर लेती है उस कंडीशन में आए हुए चेंज को. चेंज कंडीशंस ऑन हाई माउंटेन की कंडीशन को चेंज कर देती है. सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी. कुछ ऐसे ही छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस बॉडी में जो देखने को मिलते हैं ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में एक छोटे से टाइम में जो छोटे छोटे चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, टू ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस. तो चेंज होने की वजह से जितने भी छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे निकलने के लिए उनके सराउंडिंग्स में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो इसको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड एक्लाइमेटाइजेशन. ओके, या एक्लिमेटाइजेशन भी हम इसे कहते हैं. दीज चेंजेस, एक्लिमेटाइजेशन मतलब एडेप्टेशन टू अ न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, न्यू टेम्परेचर, न्यू ह्यूमिडिटी. अलग एक नई जगह में जाना और उस जगह के हिसाब से हमारी बॉडी का उसमें ढल जाना. ठीक है, इसे एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है. दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशन. ये जो चेंजेस हैं वो एडेप्टेशन से अलग होते हैं, अलग हमें समझ आते हैं. फ्रॉम द एडेप्टेशन दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो कि बहुत साल, एडेप्टेशन में तो बहुत साल लग जाता है. ठीक है. तो एडेप्टेशन यहाँ पे को डिफरेंट फॉर्म होता है, और एडेप्टेशंस दैट टेक प्लेस ओवर 100 थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.
देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या बताया जा रहा है। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 की एक्टिविटी नंबर 5 को रिकॉल कीजिए। वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड। आपने बनाया था ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड भी किया था। मूंग और चने दाल की जो भी सीड निकली हुई थी उसको जर्मिनेट करवाया था। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब भी कोई सीड स्प्राउट में टर्न होता है, यानी कि स्प्राउट में जब वो चेंज होता है, तो इट्स सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो इसे क्या कह दिया जाता है, ये अंकुरित हो गया, यानी कि जर्मिनेट हो गया। तो क्या बोला, व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब भी एक सीड स्प्राउट में चेंज होता है, जब भी एक बीज स्प्राउट में चेंज होता है, तो इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, कहा जाता है कि ये अंकुरित हो गया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो ये क्या है, किसी भी न्यू प्लांट की लाइफ की स्टार्टिंग है, वो बिगनिंग कह रहा है ना, तो नई लाइफ की उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। तो कुछ जो ड्राई मूंग सीड है, मूंग की जो दाल है आपके पास, उसे कलेक्ट कीजिए। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड, 20 से 30 जो बीज है उनको एक साथ रखिए। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। तो उसको क्या कर देना है आपने, इनको पानी में एक दिन के लिए भिगा देना है पूरी तरीके से। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। तो जो अब भीगे हुए जो बीज हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 भागों में बांट दीजिए। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। एक दिन के लिए रखा, फिर उसमें से आपने उसके 4 भाग कर दिए। उसमें से क्या करना है, उन 4 पार्ट्स में से कीप 1 पार्ट को तो पूरी तरीके से डुबा देना है वाटर में 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दो सबमर्ज इन वाटर। ना आपने सूखे हुए सीड्स को डिस्टर्ब करना है, ना ही भीगे हुए को, मतलब कि सूखे हुए भी रखने थे ना आपने साइड में 20 से 30। और फिर कुछ को क्या करना था आपने, मतलब कि थोड़े जो आपने मूंग दाल ली उसमें से 20 से 30 सीड आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी इसे साइड रख दीजिए, या आपने साइड रख दिया, उसको कुछ नहीं किया। और बाकी बचे हुए जो कुछ थे थोड़े बहुत 30-40 या 20-30 जितने थे, वो आपने पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद एक दिन के लिए भिगाया, उसके बाद उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो भीगे हुए सीड हैं। अब उन भीगे हुए सीड में के आपने 4 पार्ट करे ना, जो उसमें से एक पार्ट जो है उसको क्या करना है, आपने कंप्लीटली पानी में डुबा देना है। ठीक है, पूरी तरीके से डुबा दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन वाटर। तो ना ही सूखे हुए बीजों को, ना ही जो गीले हैं जो डूबे हुए हैं, उनमें से किसी को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम। तो आपने क्या करना है, उन पार्ट को, कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड, यानी कि ऐसा पार्ट जो कि भीगा हुआ, जो सोक्ड मीन्स भीगा हुआ जो बीज है, उनको धूप आने वाले कमरे में रख दीजिए। एंड अनदर इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। तो या दूसरे को ऐसी जगह रख दीजिए, दूसरे पार्ट को जहां बिल्कुल धूप नहीं आती है, जैसे कि अलमारी के अंदर रख दीजिए, उसके अंदर तो धूप जाएगी ही नहीं, है ना। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और तीसरे पार्ट को कहाँ रख देना है, बहुत ही ठंडे सराउंडिंग में। अब देखो 4 पार्ट बनाए थे ना बेटा, 1 2 3 4 पार्ट बनाए थे। 1 पार्ट तो पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया, सेकंड पार्ट को क्या कर दिया धूप वाले कमरे में रख दिया जहां धूप आती है, लाइट आती है। तीसरे को बिल्कुल कबर्ड में छुपा दिया, कबर्ड में आपने डाल दिया, कबर्ड वाले कमरे में डाल दिया। और एक को आपने फ्रीज में बहुत ठंडे जगह में आपने रख दिया। तो कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। तो बहुत कोल्ड सराउंडिंग क्या हो सकता है, से इन अ रेफ्रिजरेटर, से फ्रीज में रख दीजिए। और विथ आइस अराउंड देम, उसके आसपास आइस जो बर्फ बनी रहती है ना फ्रीज में, उसके चारों ओर उसको रख दीजिए। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। और हर दिन आपने क्या करना है, इनको साफ करना है और इसमें से पानी इनका बदलना है। ठीक है, जिसमें आपने पानी में आपने जो डाला है उसको क्या करना है, इनका पानी चेंज करना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज, बहुत थोड़े दिनों बाद आप क्या नोटिस करेंगे, डू सीड इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो क्या सभी में एक ही तरीके से, यूनिफॉर्मली मीन्स एक समान, तो क्या सारे के सारे जो बीज थे वो सभी के सभी यूनिफॉर्मली जर्मिनेट हुए, एक ही तरीके से, एक ही समान, एक ही बराबर वो जर्मिनेट
हुए हैं, और डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? तो क्या आपने इनमें से किसी सीड में आपको ऐसा नजर आया कि जैसे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ ना ग्रो कर पाया, या उसमें कम ग्रोथ हुई है, या उसमें जर्मिनेशन बहुत धीरे धीरे हो रही है? तो मतलब किसमें किसमें आपने ऐसा देखा कि जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, और किसमें ऐसा देखा कि बहुत कम रेट से या बहुत स्लोली वहां पे कोई जर्मिनेशन हो रहा है? इन 5 कंडीशन में से, ठीक है, 5 कंडीशंस ली थी ना, तो उन 5 कंडीशन में से किसमें फास्ट हो रहा है, किसमें स्लो हो रहा है, किसमें जर्मिनेशन हो ही नहीं रहा है, वो आपने ट्राई करना है। और किससे करना है? मूंग दाल से करना है बेटा, ओके। एक तो आपने सूखा रखा था, एक कंप्लीटली पानी में भिगो दिया था, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना पानी में भिगोए हुए को। तो एक को तो क्या कर दिया था, धूप वाले कमरे में रख दिया था, एक को डार्क वाले रीजन में कबर्ड में आपने रख दिया था, एक को आइस में आपने रख दिया था, और एक को हाँ यही बहुत ठंडे इस एनवायरनमेंट में आपने रख दिया था, है ना। तो ये 4-5 जो कंडीशंस हमने देखी, तो वो आपने उसमें से किसमें सबसे जल्दी जर्मिनेट हुआ है, किसमें सबसे कम जर्मिनेट हो रहा है, या किसमें जर्मिनेशन हो ही नहीं रहा है, वो आपने ऑब्जर्व करना है और फिर मुझे बताना है, ओके। तो आई नो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से करते हैं। अखिलेश एंड स्नेहा बोरा, सॉरी अखिलेश बोरा एंड स्नेहा, वेरी गुड बेटा, आप दोनों बहुत एक्टिव हो, आप दोनों सारे एक्टिविटीज वगैरह करते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं। पता नहीं बाकी बच्चे तो हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, वेरी गुड। एंड वन स्टूडेंट ऑल्सो दिया, वो भी अच्छे से काम कर रही है, वो भी सबको सेंड करती है मुझे काम करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही काम करते रहिएगा, वेरी गुड। नाउ do you realize that abiotic factor like air, water, light and heat are important for the growth of plant? तो ये एक्टिविटी करने के बाद क्या आपको रियलाइज हुआ कि किसी भी सीड की, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उस जगह के में हवा, पानी, लाइट और गर्माहट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सभी क्या होते हैं बेटा, देखो ना एयर लिविंग होती है, ना वाटर लिविंग होता है, ना लाइट लिविंग होता है, ना हीट लिविंग होता है ना। इनमें से सभी के सभी तो नॉन लिविंग है। तो ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज एबायोटिक फैक्टर। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट की? In fact, abiotic factors are important for all living organism. ये abiotic factors सिर्फ plants ही नहीं, जितने भी living organisms होते हैं हमारे आसपास, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा important ये होते हैं, ठीक है। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates, isn't it? हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत हॉट क्लाइमेट में, बहुत गर्मी वाली जगह में भी रह सकते हैं। तो हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे वो जिंदा रहते होंगे बहुत ज्यादा ठंडे में और बहुत ज्यादा गर्मी में? तो एडेप्टेशन इज द मेथड। एडेप्टेशन मेथड है, अनुकूलन एक मेथड है बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो जो एडेप्टेशन है, उसकी बॉडी का जो एडेप्टेशन है, उसकी बॉडी के जो फीचर्स हैं, वो उसे उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं, ओके। वो उसे हेल्प करते हैं। हमने जैसे स्नो लेपर्ड में हमने पढ़ा था ना, पोलर बेयर में हमने पढ़ा था कि कैसे उसकी बॉडी में थिक लेयर होती है, कैसे उसको ठंडे से बचाती है, और उसको उस ठंडे में भी, उस बर्फ में भी उसे गर्मी लगती है। दौड़ के अगर वो जाएगा तो गर्मी लगती है, तो फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, कहीं मुझे गर्मी न लग जाए। उतने ठंडे में भी क्या हमें गर्मी लगेगी? उस स्नो वाले एरिया में नहीं लगेगी, हमारी बॉडी बनी नहीं है वैसे, उनकी बॉडी वैसे ही बनी है, उनका एडेप्टेशन ही वही है ना। तो नाउ नेक्स्ट पेज। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। एडेप्टेशन एक बहुत छोटे से टाइम पे नहीं होता है, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। तो यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ना एक पर्टिकुलर जगह के, या एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं किसी भी रीजन के, वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं।
दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट एडप्ट टू दीज चेंजेस डाई। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अब देखो हमारे एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा 2-3 साल पहले तक ही बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, हमारे पिथौरागढ़ में ही बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब हम देखते हैं तो ठंड पड़ती है तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। लास्ट ईयर कितनी ठंड पड़ी थी ना, और गर्मी हो रही है तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि रहना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं लगातार ऐसे ही, ये एबायोटिक चेंजेस क्या, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, खुद को धीरे 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 खुद को चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर जिंदा वही ऑर्गेनिज्म, जिंदा वही एनिमल रह पाएगा। ह्यूमन बींग्स भी तो एनिमल होते हैं ना, हमें भी एनिमल में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे वही प्लांट और वही एनिमल सरवाइव कर पाएगा जो इन चेंजेस को सहन कर पाएगा, जिनकी बॉडी इन चेंजेस के लिए एडेप्ट खुद को कर पाएगी, अनुकूलित खुद को कर पाएगी, वही यहाँ पे जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट एडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव। जो एडेप्ट कर पा रहा है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। ओके, ऑर्गेनिजम्स एडप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। अब उनके अलग तरीका अलग हो सकता है, सबका रहने का तरीका अलग, सबके खाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वही ऑर्गेनिज्म का जो एडप्ट अनुकूलन का जो तरीका है, अनुकूलन के जो एबायोटिक फैक्टर में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। तो इसी वजह से एक बहुत वाइड वैरायटी हमें मिलती है ऑर्गेनिज्म की अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग निवास स्थान के साथ। ओके, let us look at some habitats understood the abiotic factor and the adaptation of animal in these habitat। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे हैबिटेट को, समझने की कोशिश करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के, जहां पर और साथ ही साथ एनिमल का एडेप्टेशन, मतलब कि एबायोटिक फैक्टर और वहां पे रहने वाले एनिमल्स कैसे उसमें एडेप्ट करते हैं और कैसे उनकी रहने की जगह है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग निवास स्थान की जर्नी, ऑर्गेनिज्म के रहने के जो अलग अलग जो जगह होती हैं उनकी यात्रा हम अब करते हैं। ठीक है, बुक में ही हम घूम के आ जाएंगे। हम बहुत सारी, अब बेटा हम ना बहुत सारी जगह घूमने वाले हैं, हम डेजर्ट में घूमने वाले हैं, हम स्नो में घूमने वाले हैं, हम वाटर में जाने वाले हैं, लेकिन बुक की हेल्प से। ठीक है, अभी तो जा ही नहीं सकते हम कहीं घर से बाहर, है ना। तो ये अच्छा है कि हमें पूरा टूर मिल रहा है एक। आप ये समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर आपको बहुत जगह के टूर करवाने वाला है, माउंटेन रीजन में आपको घुमाने वाला है, आपको ग्रास लैंड दिखाने वाला है, एक्वेटिक हैबिटेट दिखाने वाला है। देखिए ओशियंस में भी आपको लेके जा रहे हैं, ओशियंस में लेके जाएंगे, रिवर्स में आप देखेंगे, बहुत सारी जगहों में हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे को है या क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर, ये चैप्टर हमें कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड। ठीक है, लैंड में किस किस टाइप का निवास स्थान होता है, किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे टाइप के जगहें होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान की हम बात करते हैं। ओके, वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स। तो हमने बात करी कि एबायोटिक फैक्टर्स की, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, डेजर्ट में रेगिस्तान के एबायोटिक फैक्टर्स की बात करी थी, और साथ ही साथ उस जगह में जो कैमल रहता है, उस जगह में रहने वाले एक एनिमल की हमने बात करी थी, जो कि हमने ऊंट की बात करी थी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि रेगिस्तान में ऊंट ही ऊंट रहता है, वहाँ ह्यूमंस भी रहते हैं, वहाँ अदर एनिमल्स भी तो रहते हैं ना। तो उनका क्या, उनके बारे में भी जाना जाए। तो वही आपको बताया जा रहा है, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। तो बाकी प्लांट और एनिमल का क्या, जो कि डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में मिलते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या वो भी कैमल की ही तरह रहते हैं। अब देखो बेटा ऐसा होता है ना, एक ही जगह में रहने वाले एनिमल्स, एक ही जगह में रहने वाले प्लांट की भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं रहने के। जैसे हमारा रहने का तरीका अलग है, डॉग के रहने का तरीका अलग है,
कैट के रहने का तरीका अलग है और बाकी प्लांट्स के रहने का तरीका अलग है। इवन हम एक ही जगह पिथौरागढ़ में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस जगह में रहने वाले अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट का रहने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे ही डेजर्ट में भी होगा, जरूरी नहीं कि जैसे कैमल रहता है वैसे ही बाकी भी रहे, और हो सकता है किसी का कैमल की तरह फीचर्स हो, किसी के कैमल की ही तरह कोई यूज करता हो, है ना। तो चलिए जानते हैं। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नेक। तो डेजर्ट में चूहे भी होते हैं और सांप भी होते हैं। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। अब देखो, चूहे की कभी इतने बड़े टांगे होती हैं क्या जितनी बड़ी कैमल की देखी है आपने अभी? नहीं होती है ना। देखो कैमल कितना बड़ा होता है और चूहा कितना छोटा होता है। कैमल तो इतना बड़ा है ना, और चूहा कितना छोटा होता है ये तो आपको पता है, आपने देखा है ना चूहा। तो और साथ ही साथ सांप भी, सांप के तो, रैट के भी इतने बड़े पैर नहीं होते और सांप के तो पैर हमने देखे ही नहीं है ना। तो इतने छोटे छोटे वो होते हैं। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। कैमल की तरह बड़े पैर तो इनके होते ही नहीं है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंसेंस हीट ड्यूरिंग द डे। तो दिन के टाइम पे बहुत गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? दे स्टे इन बोरोस डीप इन द सैंड। ये क्या करते हैं ना, ऊपर वाली जमीन तो बहुत ठंडी होती है, मतलब ऊपर वाला जो रेत होता है ना वो बहुत गर्म होता है दिन के टाइम पे, लेकिन ये अंदर रेत के बहुत अंदर जाके बोरो क्या करते हैं, मींस बिल बनाने लगते हैं। बिल बनाते हैं, वहां होता है ठंडा, दिन भर ये वहीं रहते हैं। ठीक है, जब तक गर्मी पड़ती है तब तक ये वहीं रहते हैं, डीप बहुत अंदर रहते हैं, रेत के बहुत अंदर ये रहते हैं। देखो डेजर्ट एनिमल इन बोरो कुछ इस तरीके का वो बोरो बनाते हैं, और अंदर ये ऊपर, ये इतने ऊपर ये है रेत, ऊपर वाली रेत जो गर्म हो रही है, और इसके इतने नीचे डीप में इन्होंने बना रखा है अपना घर। ठीक है, दिन भर तो ये यहाँ रहते हैं। दे स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। अब इनको पता चल जाता है कि शाम हो गई है, रेत ठंडी हो गई, तो हम बाहर निकल जाते हैं। नाइट के टाइम पे आते हैं जब यहाँ पे को ठंड होती है। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ना। दिन भर सोए रहते हैं और रात को फिर बाहर निकलते हैं खाने के लिए, या जो भी इन्होंने करना है, सारी चीजों, सारा काम इनका रात को होता है। ठीक है, तो फिगर 9 पॉइंट शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रोन इन अ डेजर्ट। हाउ आर दीज एडेप्टेड टू द डेजर्ट। तो देखिए डेजर्ट में अलग अलग टाइप के, इस टाइप का आपने देखा होगा, यहाँ पे भी कहीं कहीं जगह पे दिखता है ना। तो ये डेजर्ट पे यही होते हैं सारे, तो इस टाइप के प्लांट्स हैं। अब ये कैसे अडेप्ट होते हैं वहां पे को, इनके लिए भी इंटरेस्टिंग है, पता है इनका भी। ये कैसे, पहले नॉर्मली जहां जैसे हमारे प्लांट होते हैं ना, हमारे पास जो प्लांट होते हैं ना, वैसे ही प्लांट ये भी होते थे, लेकिन डेजर्ट की कंडीशन ने इनको ऐसा बना दिया। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। तो एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस। कैक्टस होगा आपके घर में ना, एक कैक्टस लीजिए, एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। तो अब ये तो क्लासरूम वाला है बेटा, तो हम कर नहीं सकते क्लासरूम में, तो हमें एक कैक्टस, इसके लिए क्या क्या चाहिए था वो देखते हैं क्या पता घर में हो जाए, है ना। तो एक पॉटेड कैक्टस लेना है, एक पॉट में लगाया हुआ कैक्टस आपने लेना है, और एक लीफ वाला अच्छा सा प्लांट लेना है क्लासरूम में, और द पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट ऑफ द ट्रू प्लांट। और पॉलीथीन बैग हमने टाई, सॉरी द नहीं है बेटा, टाई है, टाई पॉलीथीन बैग टू द सम पार्ट ऑफ ट्रू प्लांट। तो दोनों प्लांट में आपने क्या करना है, किसी किसी जगह, जैसे एक ये है, एक ये है, तो इसके इस वाले पार्ट में और इसके इस वाले पार्ट में पॉलीथीन बैग हमने बांध दिया। ठीक है, एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। जैसे चैप्टर 7 में एक्टिविटी 4 के लिए आपने किया था। वेयर वी स्टडीज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, वहां पे हमने ट्रांसपिरेशन, हमने देखा ना, बूंदें आ रही हैं तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो वैसे ही हमने क्या करना है, एक तो कैक्टस लेना है, एक अच्छा लीफ वाला प्लांट लेना है, उनके पूरे को नहीं, थोड़े एक एक पार्ट को, जैसे एक की पत्ती को दूसरे के भी, जैसे एक के इस वाले पार्ट को आपने बांध दिया, दूसरे की पत्ती वाले पार्ट को या एक टहनी को आपने बांध दिया। ठीक है, वैसे कर सकते हो बेटा घर में। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर। तो इनको क्या करना है, आपने सन में छोड़ दीजिए, धूप की प्रेजेंस में छोड़ दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, और 1-2 घंटे बाद उसे देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलीथीन बैग। तो क्या आप उन पॉलीथीन बैग में जो पानी इकट्ठा हुआ, उस पानी में आपको कोई डिफरेंस नजर आया, किसी में ज्यादा और किसी में कम पानी आपको नजर आया। डेजर्ट ना, अभी आप मेरे को बताएंगे। ओके,
तो डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन ही होगा, ट्रांसपिरेशन ही हम करवा रहे थे। हम देखेंगे कि जो डेजर्ट जो प्लांट होता है वो बहुत कम पानी ट्रांसपिरेशन में खर्च करता है, या ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वेस्ट ही तो होता है ना वाटर का, तो वो क्या होता है, बहुत कम लॉस करता है। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, तो लीव्स डेजर्ट प्लांट में लीव्स या तो एब्सेंट होंगी, होंगे ही नहीं, या वेरी स्मॉल बहुत छोटी होंगी, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसमें कांटों के फॉर्म में पत्तियां दिखेंगी मोटी मोटी सी, और उसमें कांटे होंगे। कैक्टस कैसा होता है ना, देखा है ना सभी ने कैक्टस। तो दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो ये छोटी छोटी पत्तियां या जो मेनली जो कांटे होते हैं ना इनमें, ये कांटे क्या करते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं, क्योंकि इनको तो डेजर्ट में रहना है, ऐसी जगह में रहना है जहां पे पानी है ही नहीं, तो इनके जो कांटे होते हैं, इनके जो स्पाइंस होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं पानी को बचाने में, पानी को निकलने नहीं देते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। दिस लॉस को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, तो जो लीफ दिखता है ना कैक्टस में, जो हमें पत्ती जैसा जो दिखता है, ये इसकी स्टेम होता है, ये इसका तना होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये इसका तना होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम, तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहां पे वो प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से सिंथेसाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे को स्टेम ही करता है, क्योंकि लीव्स तो है ही नहीं, लीव्स तो कन्वर्ट हो गई है ना। तो फिर बोल रहा है द, नाउ टर्न योर पेज, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर, तो जो स्टेम्स होती है, जो तने होते हैं, वो भी एक मोटी सी वैक्सी लेयर से कवर रहती है। आपने देखा होगा कितना मोटा होता है ना कैक्टस का वो, तो विच हेल्प टू, कैक्टस के लीव या स्टेम जो हम देखते हैं कितना मोटा मोटा सा होता है और वैक्सी वैक्सी टाइप का फील होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, तो कैक्टी टिश्यूज में ये वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ये उसे देता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप, तो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास की जड़ होती है और बहुत नीचे तक होती है, ठीक है, बहुत डीप होती है, इनटू द सॉइल, मिट्टी में बहुत नीचे तक होती है, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ताकि पानी को सोख सकें, क्योंकि डेजर्ट में ऊपर ऊपर तो पानी होता नहीं है, तो जमीन के बहुत नीचे अगर पानी है तो वो बहुत नीचे वाली जगह से ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर लीव्स तक या स्टेम्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर पाते हैं और अपना फूड वो बना पाते हैं, ठीक है। ये तो हमने डेजर्ट प्लांट का पढ़ा, और हमने एनिमल्स का भी पढ़ा, कैसे डेजर्ट एनिमल जैसे कैमल है, स्नेक है, रैट है, कैसे अलग अलग तरीके से वो रहते हैं ना। जहाँ पे कैमल हमने पढ़ा कि कैमल के पैर बड़े बड़े होते हैं, तो जो रेत की जो गर्माहट है उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, बॉडी ऊपर को चले जाती है। ऐसे स्नेक और रैट बेचारे छोटे छोटे हैं, लंबे लंबे पैर तो उनके हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं, बहुत नीचे किसके, रेत के बहुत नीचे जाके अपना क्या कर देते हैं, घर बनाते हैं। दिन के टाइम पे उन्हें पता है बहुत गर्मी पड़ेगी, वो जल जाएंगे और मर जाएंगे, तो उस टाइम पे, दिन के टाइम पे तो सोए रहते हैं आराम से, जैसे हम लोग रात के टाइम पे सोए रहते हैं ना, वैसे वो दिन भर सोए रहते हैं, और फिर जैसे ही रात होती है वैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बाहर ठंडा हो गया है। तो सर्च ऑफ फूड, इन सर्च फॉर फूड, फूड के सर्च के लिए वो क्या आते हैं, अब बाहर आने लगते हैं और उनको खाना मिल जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, आपने रिवाइज करना है। और नेक्स्ट सेक्शन में हमारा होगा माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, ग्रासलैंड पढ़ेंगे, और एक्वेटिक हैबिटेट्स वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, जो नहीं आता है उसको पूछिए, और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज आपको दी गई है वो अगर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज करके सीखिए, और जितना आप एक्टिविटीज करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। आप 10th में भी जब चले जाओगे ना, अगर आपने ये एक्टिविटी अभी करके सीखी ना, जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आप 10th में जाओ, आप 12th में जाओ, आप कॉलेज भी पढ़ोगे, तब भी आपको ये सब याद रहेगा, क्योंकि यही चीजें तो आगे आती है ना, यही चीजें बड़ी होके, यानी कि बड़े बड़े फॉर्म में, ये छोटे छोटे जो आपको दिए हुए हैं छोटे छोटे पैराग्राफ, ये बड़े बड़े फॉर्म में हमें आगे की क्लासेज में मिलते हैं। और वहाँ पे जब आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपने 6th क्लास में पढ़ा था ना ये, तो आप वहाँ पे बोलोगे यस हमने किया था। अगर आपने किया होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, तो एक्टिविटीज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।